Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा करंट के बारे में। बेसिकली हम इस चैप्टर में करंट की ही बात करेंगे और सर्किट की ही ज़्यादा बात करेंगे। तो अर्लियर क्लास में आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा करंट के बारे में। द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली नोन एज करंट। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट से। तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा, पहला हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो वही सिंपल डेफिनेशन आपकी है, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका डेफिनेशन हो गया। मतलब कहने का मतलब जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज का मोशन में होना। जब कोई भी चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमेशा क्या करता था, रुका हुआ रहता था। और जब रुका हुआ रहता था तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे, उसके पोटेंशियल के बारे में बात करते थे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब सारी चीजें थी। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर चार्ज हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, डिस्प्लेस्ड होगा अपनी जगह से। अगर अपनी जगह से चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो रेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट, कितने टाइप्स के करंट होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ करंट की बात करें तो जैसे आपने स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसी टाइप का ये भी है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है एवरेज करंट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट मीन्स टोटल चार्ज फ्लोन और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा, दैट इज बेसिकली एवरेज करंट। इसी तरीके से आप वेलोसिटी में भी पढ़ते थे, इसी तरीके से आप स्पीड में भी पढ़ते थे और एक्सेलरेशन में भी पढ़ते थे, है ना। स्पीड में आपने क्या पढ़ा था, स्पीड में आपने पढ़ा था द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज एवरेज स्पीड। और एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था, द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज बेसिकली नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां हम बोलेंगे एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोन, उसको डेल्टा क्यू से दिखाएंगे, और टोटल टाइम को हम किसे दिखाएंगे, डेल्टा टी से दिखाएंगे। तो आई एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ये आपका क्या हुआ, एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट को क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब कि टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो जाता है, तो टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब ये टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, अगर ये टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा हो चुका है, तो इसी डेल्टा को हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल डी के फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। और एवरेज करंट बराबर टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट हैज डायरेक्शन, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि
इसके पास डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये वेक्टर क्यों नहीं है, ये स्केलर ही क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम इसका एडिशन करते हैं तो वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। और अगर ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है तो हम इसीलिए इसको हम स्केलर की कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो और हमें डायरेक्शन की जरूरत हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर लॉ मतलब सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को लॉ को फॉलो करे। मतलब अगर दो करंट्स हैं, अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है कि रूट में i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2 i1 i2 cos थीटा, अगर ऐसा होता कि इस तरीके से ऐड हो रहा होता तो हम इसे वेक्टर कहते हैं, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो एकदम नहीं करता है, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जवाब ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके पास डायरेक्शन होता है। ध्यान से अगर आप देखें, सिंपल सा अगर मैं बात कहूं आपको समझाने के लिए कि मान लेते हैं इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और इधर कितना चला जाएगा? तो सिंपल सा जवाब है 5 एम्पियर। क्या ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट आया, 5 एम्पियर इधर जो वैल्यू गई, जो करंट की वैल्यू गई, इधर टोटल करंट जो 5 एम्पियर गया, क्या इसके बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। इनके बीच में चाहे जो भी एंगल होगा वो हमेशा उधर 5 एम्पियर करंट जाएगा। चाहे आप कहें कि इस तरीके से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इस तरीके से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो इधर की अगर बात करें कि इस साइड में कितना करंट जाएगा, अभी भी कितना जाएगा? 5 एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज है ये बेसिकली। तो फ्लो ऑफ चार्ज है, मान लेते हैं 1 सेकंड में इधर से 3 कूलम चार्ज आया, इधर से 2 कूलम चार्ज आया, तो ऑब्वियस सी बात है उस वाले वायर में 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज ही जाएगा, न तो उससे ज्यादा न तो उससे कम। मतलब इन दोनों वायर्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता कि उधर कितना करंट जाएगा, है ना, उनके वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब हम अलजेब्राइक सम कर रहे हैं बेसिकली। क्या कर रहे हैं? अलजेब्राइक सम कर रहे हैं। अच्छा, तो आइए छोटी छोटी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम इसकी बात करें कि यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट हमने एम्पियर लिख ही दिया था, एम्पियर लिख के बता ही दिया आपको। एसआई सिस्टम में जो करंट का यूनिट होता है वो कितना होता है? एम्पियर। कितना होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो आई बराबर मैंने क्या लिखा था? आई बराबर करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट कूलम होगा, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? आपके पास सेकंड हो जाएगा। और अगर करंट का यूनिट बनाने की कोशिश करें तो करंट का यूनिट इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर बेसिकली बोला जाता है। अच्छा, तो ये तो एम्पियर हो गया। अब और भी यूनिट्स होती हैं इसकी, चलिए सारी बातें कर लेते हैं इस पर। इसके और यूनिट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि सीजीएस सिस्टम में इसका क्या यूनिट होता है? सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऊपर लिखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, और इसका दूसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट होते हैं, एक होता है ESU, एक होता है EMU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में करंट का क्या यूनिट बनता है? सीधा लिख देता हूं, स्टेट एम्पियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में करंट का क्या यूनिट बनता है? एब कूलम, एब एम्पियर, सॉरी कूलम नहीं, एब एम्पियर। एब मीन्स एब्सोल्यूट। जैसे आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज का 2 यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम स्टेट कूलम बोलते थे चार्ज के यूनिट को,
उसी तरीके से करंट के यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टेट एम्पियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज की यूनिट को क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट कूलम बोलते थे, एब कूलम। उसी तरीके से हम करंट के यूनिट को क्या बोलेंगे, एब एम्पियर, मतलब एब्सोल्यूट एम्पियर। क्लियर है? अच्छा, वहां पे रिलेशंस कुछ आते थे कूलम और स्टेट कूलम के बीच में, तो यहां भी रिलेशंस आते हैं स्टेट एम्पियर और एम्पियर के बीच में। ध्यान से अगर आप देखें तो वहां पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वहां पर चार्ज का 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू कितना आता था, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू आता था 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहां पे कितना आएगा, चार्ज अपॉन में टाइम ही होगा, तो चार्ज अपॉन में टाइम होगा, यहां पे लिखेंगे 1 स्टेट एम्पियर, 1 स्टेट एम्पियर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सॉरी एम्पियर, इतना एम्पियर होता है। दोनों में ये रिलेशन है, एम्पियर और स्टेट एम्पियर में पूछा जा सकता है ये। अगर हम बात करें कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम होता है, तो 10 कूलम होता है, दोनों में रिलेशन। इसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें तो 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड एब्सोल्यूट एम्पियर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होता है, एंड कंडक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम कंडक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ करंट इन डैश मार दिया, पहला नंबर सॉलिड, पहला नंबर क्या, सॉलिड। सॉलिड मींस, सॉलिड का मींस है कंडक्टर। कंडक्टर आपका एक सॉलिड मटेरियल होता है, तो उसमें करंट फ्लो होता है। तो ये जो सॉलिड में कंडक्टर, सॉलिड में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है और वही मूव कर सकता है। और जो उसके अंदर जो आयंस होते हैं, लैटिस पे जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, वो तो रुके हुए रहते हैं। फ्री कौन होता है, फ्री हमारा इलेक्ट्रॉन ही होता है, फ्री हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, यही क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरा नंबर, कंडक्शन ऑफ करंट इन लिक्विड, कंडक्शन ऑफ करंट इन लिक्विड। नॉर्मली प्योर वाटर तो हमारा क्या होता है, प्योर वाटर हमारा एक इंसुलेटर होता है। तो मैंने लिख देता हूं, नॉर्मली प्योर वाटर is a insulator, is an insulator, is an insulator। नॉर्मली ये इंसुलेटर होता है, बट अगर हम किसी तरीके से कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं इस प्योर वाटर के अंदर, लाइक NaCl, COSO4, है ना, इफ वी ड्रॉप सम इम्प्योरिटी, इफ वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन प्योर वाटर, तो ये क्या करने लगता है, तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और करंट का फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि बैटरी का पानी आपके, है ना। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, इफ वी ऐड some impurity in pure water, then it conducts इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करने लगता है। जिसमें क्या मूव करते हैं, जैसे हमने क्या बोला अभी कि लाइक हमें इम्प्योरिटी क्या मिलाना है, CuSO4 ड्रॉप कर देना है इस प्योर वाटर के अंदर, या फिर NaCl को ड्रॉप कर देना है इस प्योर वाटर के अंदर। तो अगर CuSO4
सपोज कर लिया मैंने CuSO4 आपने अगर ड्रॉप कर दिया तो ये क्या हो जाता है, ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद ये Cu डबल प्लस आयन में और SO4 डबल माइनस आयन में टूट जाते हैं। NaCl को अगर ड्रॉप करेंगे तो NaCl को ड्रॉप करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाते हैं। तो यही आयंस क्या करते हैं, यही आयंस फ्लो करते हैं हमारे लिक्विड के अंदर जब आप बैटरी लगा देंगे इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके से हमारा बैटरी बनाया जाता है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं उसमें सम इम्प्योरिटी मिलाया जाता है वाटर के अंदर ही। वाटर के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे लाइक CuSO4 NaCl तो यही आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है सर्किट के अंदर। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो लिक्विड में किसके कारण फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर है ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तीसरे नंबर की बात करते हैं, गैसेस। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। गैस भी हमारा क्या होता है, नॉर्मली गैसेस ऑल्सो एन इंसुलेटर। गैसेस भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। गैसेस भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और अगर आपके गैसेस भी इंसुलेटर होते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अगर समहाउ अगर हम किसी तरीके से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर दें, मतलब अगर किसी तरीके से जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, फ्री करा देते हैं, चाहे जैसे है ना, चाहे एनर्जी डाल के, चाहे किसी तरीके से, चाहे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करके, मतलब किसी भी तरीके से अगर हम क्या करते हैं गैसेस के अंदर अगर हम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन क्रिएट कर देते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है। तो हम क्या बोलेंगे, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बट ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन ऐसे जनरली नहीं करेगा कि कोई गैस है उस पर उसके अक्रॉस आप बैटरी लगा देंगे वो हमारा करंट फ्लो करने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जनरेट करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आप जनरेट कर लेते हैं तब तो करंट फ्लो करेगा। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ बातें और करते हैं। अगर हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की, वैक्यूम ट्यूब्स आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैक्यूम ट्यूब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसमें बात कर लेता हूँ। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फ्लो करते हैं। वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। चौथा नंबर, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फ्लो करते हैं। तो हम सीधा क्या बोलेंगे, ड्यू टू थर्मियॉन्स। इसे थर्मियॉन्स क्यों बोला, दौड़ तो इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं, उसी का नाम है थर्मियॉन्स। असल में नाम रख दिया जाता है बेसिकली, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप लाइट डालते हैं मेटेलिक प्लेट पर तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते तो इलेक्ट्रॉन ही हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अगर किसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं और इलेक्ट्रॉन दौड़ जाते हैं तो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन उस केस में उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ड्यू टू लाइट निकला है, ड्यू टू फोटोन निकला है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन ही है थर्मियॉन्स, लेकिन ड्यू टू टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इलेक्ट्रॉन गन से निकला। इलेक्ट्रॉन गन आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, नहीं जानते हैं तो आगे लेक्चर में बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। सिंपल ऐसा समझिए कि टेम्परेचर के कारण किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर हीट के कारण अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, थर्मियॉन्स। थर्मल टेम्परेचर रिलेट कर पा रहे हैं, थर्मियॉन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स। तो थर्मियॉन्स के कारण यहां पर वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। पांचवा नंबर भी लिख देते हैं इसी जगह।
5वां नंबर आपका है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर में बस आप याद रख लीजिए, ये ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण फ्लो करते हैं। होल क्या होता है? ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जैसा ही होता है ना। ये सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर आपका है चैप्टर सबसे लास्ट वाला क्लास 12 का, उसमें ढंग से पढ़ाया जाता है। तो अभी के लिए आप ऐसे ऐसे जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है ये। जैसे पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं ना, तो उसमें भी दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होल होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कुछ बातें और करते हैं आगे बढ़ के। ओके, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। नेक्स्ट बात हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनली माना क्या गया, कन्वेंशनली माना यह गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट is in the direction of positive charge, is in the direction of motion of positive charge, motion of positive charge। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में करंट का आपका डायरेक्शन होगा। ऐसा क्यों बोला गया? अगर आप ध्यान से देखें और समझें कि सपोज मैंने एक कंडक्टर ले लिया, हल्का फुल्का समझते ही होंगे कि अगर मैंने कंडक्टर ले लिया और हमने बैटरी लगाया, अगर इसमें हम बैटरी लगाते हैं तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो गया, और करंट हमारा ऐसे ही फ्लो करता है। आप जानते हैं पॉजिटिव से निकलता है और इस तरीके से नेगेटिव में करंट एंटर कर जाता है। बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये आपको पता है क्यों? अब मैं समझा भी देता हूं कि इस साइड में हायर पोटेंशियल, इस साइड में लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन मूव करेगा। सपोज अगर यहां कोई पॉजिटिव चार्ज होता और अगर वो चलता तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरीके से चलता करंट के डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनली ये मान लिया गया है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन हमें ये पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट पे बात करते हैं। करंट का डायरेक्शन बोला क्या गया कि करंट का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट होता है। और अगर इसी का अपोजिट बोलें तो बोल सकते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। ये आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये कि सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस है, राइट साइड में मूव कर रहा है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर रहा है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बातें ध्यान देनी है, ये दो चीजें। क्लियर है इतनी बातें? तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बता दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट किन किन चीज़ों में कैसे कैसे मूव करता है और क्या क्या चार्ज कैरियर्स हो सकता है वो मैंने बताया। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद इसका डायरेक्शंस क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ बता दूं कि कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। जैसे ध्यान से अगर आप देखें तो अगर आपको चार्ज दे दिया है, टाइम दे दिया, तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें, करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको क्या देगा, आपको चार्ज देगा, टाइम देगा, आप करंट निकालेंगे। कभी कभी क्या देता है, टाइम देता है, करंट देता है, तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, I इंटू में T, है ना। और टाइम अगर कभी आपसे पूछ रहे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन में करंट हो जाएगा। ये चीज़ होंगे, है ना। तो इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करने आपको आना चाहिए, इधर से उधर करके, मतलब जो पूछ रहा है उस हिसाब से आप उसका आंसर दें। अब अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पूछता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हुआ। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास क्या है, कंडक्टर है, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि मान लेते हैं इसमें करंट बह रहा है, मान लेते हैं इसमें करंट बह रहा है कितना, सपोज कि इसमें करंट बह रहा है 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और आपसे पूछता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। क्या बोला, पर सेकेंड। थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको हिला दिया, कहा पर सेकंड बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने की बात कर रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1.6 एम्पियर करंट बह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे। तो ये आपका जो दिख रहा है, ये स्लाइस दिख रहा है जो, इससे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, इसकी बात कर रहा है। तो बहुत अच्छे से देखें तो I बराबर Q बाई T लगाएं और चार्ज बराबर क्या होता है, N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कितना चार्ज क्रॉस करता है वही चार्ज होता है ये कौन सा चार्ज होता है, कितना चार्ज क्रॉस किया इन टाइम T। तो जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास करता है इन टाइम T, तो करंट बराबर Q बाई T लिखते हैं। और इसी Q को अगर हम लिख दें कि N इंटू में E, मान लेते हैं N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है, तो चार्ज के करस्पॉन्डिंग N इंटू में लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। तो अपॉन में कितना हो जाएगा T। ध्यान से अगर आप देखें तो इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। इस फिगर को मैं बोल देता हूँ स्मॉल p इंटू में E। आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे P पूछ रखा है। अगर आपसे P पूछ रहा है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा करंट अपॉन में चार्ज, I बाई E नीचे हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो 1.6 E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 19। 1.6 चला गया, कितना बचा, 10 रेज़ टू द पावर 19। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आप क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से।
इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। तो इस तरीके का सवाल को थोड़ा ध्यान से करना आना चाहिए, है ना। कभी कभी ट्विस्ट कर देता है तो समझ में आना चाहिए। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। देखिए, तो अगर आपसे ये पूछा, अगर आपसे इसमें यही पूछ लेता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस किया है, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपसे यहाँ पर n की वैल्यू पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा करंट इंटू में टाइम अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। बहुत अच्छे से देखें तो इसकी वैल्यू 1.6 है, टाइम की वैल्यू आपको दे रखा है, क्रॉस सेक्शन पर सेकंड बोल रखा है, क्या पर सेकंड नहीं, इन टाइम 5 सेकंड, तो 5 सेकंड बोल रखा है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ बहुत ध्यान से देखें तो 1.6 चला गया 10⁻⁻, माइनस में 19, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁹। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से। बस यही सवाल होता है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। और भी कुछ टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखिए कैसे सवाल पूछेगा वो। कभी कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सवाल आपसे पूछ लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सवाल। तो सबसे पहले आपको तरीका बता दूं कि I बराबर कितना होता है, dq/dt, I बराबर dq/dt, और एवरेज करंट बराबर कितना होता है, टोटल चार्ज डेल्टा Q, टोटल चार्ज अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। तो अब टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम आप एवरेज करंट के लिए यूज करेंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर करंट आपसे पूछ रहा है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, I बराबर dq/dt यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझिए ना कि अगर आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है तो आप टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो बहुत अच्छे से देखें, मैं एक सवाल बना रहा हूं आपके सामने कि सपोज कि चार्ज आपका Q जो है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है 2t², चार्ज जो है 2t² के हिसाब से वैरी कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड पहला नंबर करंट एट 2 सेकेंड, करंट एट 2 सेकेंड। दूसरा नंबर आपसे सवाल पूछ रहा है, दूसरा नंबर करंट इन 2 सेकेंड, और तीसरा नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है करंट इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो बहुत अच्छे से देखें तो ये वाला सवाल तो आ जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एट 2 सेकेंड पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है तो सीधा सीधा आप उसको क्या करते, डिफरेंशिएट करते, मतलब I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर dq/dt। बहुत अच्छे से देखें तो I बराबर कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ 2t², 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो 2 बाहर हो गया, d/dt ऑफ t², और t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो 2 इंटू 2t कितना हो जाएगा 4t। ये जो करंट आ रहा है, क्या ये आपका करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है यस, ये करंट आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट करंट, या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल करंट। सीधा सीधा ये करंट वेरी कर रहा है, वेरिएबल करंट, मतलब इस टाइप का करंट जहां भी फ्लो हो रहा होगा वो वेरी कर रहा है। अब ये करंट वेरी कर रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमसे क्या पूछा गया है, 2 सेकंड, इसीलिए तो पूछा गया क्योंकि वेरी कर रहा है।
2 सेकंड में बताओ, 3 सेकंड में बताओ, 6 सेकंड में बताओ, इसीलिए तो पूछा जा रहा है। तो करंट के टाइम की जगह पे वो टाइम डाल दीजिए जिस टाइम पे आपसे पूछ रहा है। टाइम कितने टाइम में पूछा है आपसे? 2 सेकंड में पूछा है। 2 सेकंड में पूछा है तो करंट आई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर करंट आया। ये तो ठीक था, डिफरेंशिएट करके टाइम डाल देंगे, आंसर आ जाए। बात करते हैं इसकी करंट इन जब भी बोले ना, इन का मतलब होता है एवरेज, क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच निकालते हैं। और अगर हम किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू 2 टाइम इंटरवल के बीच में निकालते हैं तो इसीलिए तो इन लिखा है। इन का मतलब 2 सेकंड में करंट निकालो। 2 सेकंड में का क्या मतलब है? 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में, क्योंकि पहला टाइम तो दिया नहीं है, हमेशा टाइम इंटरवल होना चाहिए। टाइम इंटरवल होगा तभी तो समझेंगे हाँ एवरेज पूछ रहा है। खाली पूछ रहा है 2 सेकंड में निकालो, इसका मतलब पहला समय क्या था? 0। जब कुछ ना दिया जाए तो हमेशा 0 लेते हैं। और तीसरा सवाल देखिए, इसमें मैंने टाइम इंटरवल आपको दे रखा है पहले से, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, तो जब दे रखा है तो चिल मारिए, है ना। तो यहां पर हम जब लगाएंगे एवरेज करंट, दोनों आपसे एवरेज करंट ही पूछ रहा है, तो एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, एंड इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड। अब ये टोटल चार्ज कैसे निकालें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए ध्यान से कि अगर आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है, अगर आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है तो टोटल चार्ज फ्लो आप कहां से निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं। डी क्यू बराबर आई डी टी, और इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोन। दिस इज व्हाट? दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोन। और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो आई आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता होना चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। अब वो आपके पास ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से देखें तो यहां पे क्या डाल दे? इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt 0 से लेके कितने टाइम के बीच में? 2 सेकंड के बीच में। 0 से 2 सेकंड के बीच में सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकालते हैं। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे, अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से लेके 2। t का इंटीग्रेशन t²/2 होता है, तो 4 t²/2 लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2, एंड दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2, माइनस में 0 आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, कितना बचा? 8 कूलम आपका चार्ज आया। 8 कूलम आपका क्या आया? चार्ज आया। अच्छा, 8 कूलम चार्ज आया, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ एवरेज करंट कितना आएगा, तो एवरेज करंट आ गया, टोटल चार्ज आपके पास कितना है? 8 कूलम, अपॉन में टाइम कितना है? 0 से 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड लगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, 4 एम्पियर। अब अगर यही चीज टोटल चार्ज आपको निकालना है, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में आपके पास करंट है, कितनी थी करंट? आई बराबर 4t, मैंने चार्ज से करंट निकाला। अगर चार्ज से आपने करंट निकाला, 2 से 3 सेकंड के बीच में आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो फिर से क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? 2 से 3 सेकंड। और 2 से 3 सेकंड लगेगा लिमिट, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में। आई की वैल्यू कितनी है? 4t dt 2 से लेके 3 के बीच में। 4 बाहर हो गया, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास t²/2, और लिमिट हो जाएगा 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपर लिमिट रखेंगे 3 और लोअर लिमिट रखेंगे 2। सॉल्व करिए इसको, और इसका आंसर हमारे हिसाब से आ रहा है कि 4 अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9/2, माइनस में 2 2 जा 4/2, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5/2, और ये आ गया आपका 10 कूलम, आई थिंक, यस। 9 में से 4 गया 5/2, और ये आपके पास क्या आ गया? 10 कूलम।
5/2। टोटल चार्ज फ्लोन 10 कूलम। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो आपसे क्या पूछा था, करंट पूछा था 2 और 3 सेकंड के बीच में। 2 और 3 सेकंड के बीच में आपसे करंट पूछा था एवरेज, तो एवरेज करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज आपके पास कितना आ चुका है 10 कूलम। 2 और 3 सेकंड के बीच में टोटल टाइम कितना बीता, 2 और 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड, तो टोटल टाइम ये, एंड दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। इसको करने का एक और तरीका है, ये तो मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा घुसेड़ दिया इसके अंदर, है ना। विदाउट इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बुद्धि चलाएंगे तो। आपसे टोटल चार्ज ही तो पूछा है ना। आइए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। आपको टोटल चार्ज ही तो पूछा है ना, तो टोटल चार्ज निकालने का सीधा सीधा तरीका है, क्योंकि चार्ज का फंक्शन आपको दे रखा है ना, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड जानना भी जरूरी था, क्योंकि कभी कभी आपको करंट देकर आपसे टोटल चार्ज पूछ लेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से। समझ रहे बात को। करंट दे देगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है ना, तो करंट से टोटल चार्ज निकालने का तरीका ये इंटीग्रेशन ही है, अगर वेरिएबल करंट है तो। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एवरेज करंट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, टोटल चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यू का क्या मतलब है, क्यू फाइनल माइनस में क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल, टोटल टाइम सीधा सीधा लिखते हैं, टोटल टाइम लगा, टाइम इंटरवल है ये, टाइम इंटरवल टी। अब इस वाले सवाल में ध्यान से अगर आप देखें, कौन सा, इन 2 सेकंड वाले में लिखा था, पीछे जाकर देख सकते हैं आप। इन 2 सेकंड मतलब 0 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में आपसे क्या पूछ रहा था, एवरेज करंट पूछ रहा था। अगर 0 सेकंड पे चार्ज पता चल जाए और 2 सेकंड पे चार्ज पता चल जाए, तो दोनों का माइनस कर देंगे, यही टोटल चार्ज फ्लो किया होगा, माइनस कर देंगे। 0 सेकंड डाल देते हैं वहां पर, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, और वहां पे 2 सेकंड डाल देंगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 कूलम। ध्यान से देखें डिफरेंस इन दोनों का, पहले चार्ज 0 था, बाद में 8 कूलम, टोटल कितना फ्लो किया, 8 माइनस 0। तो एवरेज करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एवरेज करंट की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गया 8/2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यही आंसर आ रहा था पीछे भी। इसी तरीके से 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए भी निकाला जा सकता है। 2 सेकंड पे चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 सेकंड पे चार्ज की वैल्यू तो हमने निकाला ही है 8 कूलम, और 3 सेकंड पे चार्ज की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 रख दिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कूलम। बताइए 2 सेकंड पे चार्ज कितना है, 8 कूलम, 3 सेकंड पे चार्ज कितना है, 18 कूलम, डिफरेंस कितने का है, 10 कूलम, है ना। डिफरेंस कितने का है, 10 कूलम। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 कूलम, मतलब आई एवरेज 10 कूलम, और 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में इंटरवल कितने का है टाइम का, 1। दिस इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, सॉरी, आई थिंक यही आ रहा था। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा particles are moving per minute, ऐसे बोल रखा है। कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल है, मूव कर रहा है पर मिनट, तो बताना है करंट कितना होगा। सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है, करंट कितना होगा। तो आप देख रहे हैं, आपको क्या बोल रहा है, पर मिनट, लेकिन आपको क्या पता है कि करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर टाइम के सेकंड में होना चाहिए, तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस मिनट को क्या कर देंगे, सेकंड में बदल देंगे।
मिनट को क्या कर देंगे, सेकंड बदल देंगे। मतलब आपको यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको यहाँ दे रखा है 60 सेकंड। यहाँ पे आपको टाइम कितना दे रखा है 60 सेकंड। मतलब आपसे ये पूछ रहा है अगर अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो 60 सेकंड में कितना करंट फ्लो करेगा। समझ रहे बात। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इस पर चार्ज होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, है ना। मैं बता देता हूं एक बार, ये 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये हीलियम जो है इसका क्या है, न्यूक्लियस होता है, मतलब डबल प्लस। अल्फा पार्टिकल पे डबल प्लस चार्ज होता है। हीलियम का जस्ट न्यूक्लियस, मतलब हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, बन गया अल्फा पार्टिकल। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल है, तो इस पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना, प्लस में 2e। दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चार्ज कितना आएगा, +2e आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, +2e, और इलेक्ट्रॉन के बराबर +2e। बहुत अच्छे से अगर आप देखें ना तो करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, चार्ज कितना है आपके पास 2e और टाइम कितना है 60, मतलब कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन में 30। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अगर हम बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन में कितना बना 30। इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा आपके पास करंट की वैल्यू आएगी और वो आएगा एम्पियर में। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, पर मिनट करके, ऐसे करके, वैसे करके। अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो ध्यान दें कि खाली इलेक्ट्रॉन के मूव करने से चार्ज फ्लो नहीं होता, खाली इलेक्ट्रॉन के मूव करने से चार्ज फ्लो नहीं होता, वो चार्ज के फ्लो होने से होता है। चार्ज वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो, चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा। समझ रहे बात को। अच्छा, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एक हमारा यहाँ पर एक बॉय खड़ा है और यहाँ पर एक दूसरा लड़का खड़ा है, ठीक है। इस बॉय के हाथ में एक बॉल है और वो चार्ज्ड बॉल है, ये जिस पर चार्ज कितना है +2e। इस बॉय के हाथ में भी एक बॉल है और ये भी चार्ज बॉल है, +2e, +2e चार्ज है इस बॉल पर। इस बॉय के हाथ में भी बॉल है और इस पर चार्ज है -3e। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बॉय ए है, ये जो बॉय ए है, बी की तरफ बॉल को फेंकता है किस रेट से, 5 बॉल पर सेकेंड। और ये जो बॉय बी है, ए की तरफ बॉल फेंकता है किस रेट से, 3 बॉल पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा, और डायरेक्शन भी बता दीजिए चाहिए तो, ठीक है। डायरेक्शन बताइए, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए इसको, है ना। इसका सॉल्यूशन मैं भी देता हूं तुरंत। ध्यान दें कि अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बोला
करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम, करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। बहुत अच्छे से अगर आप देखें, t बराबर अगर 1 सेकंड कर दूं तो करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज। मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हम यही देखेंगे यहां पर कि अगर ये बॉल फेंका जा रहा है, यहां पर +2e चार्ज है और इस डायरेक्शन में बॉल फेंका जा रहा है 5 बॉल पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन तो यही होगा, मान लेते हैं करंट I1 इसके कारण। और दूसरी वाली जो बॉल है ये माइनस में कितनी चार्ज है इस पर, माइनस में 3e, और ये फेंका जा रहा है किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है B से A की तरफ। और रेट क्या है फेंकने का, 3 बॉल पर सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है करंट अभी भी किधर होगा, राइट साइड में, और इसकी वैल्यू कितनी, I2। मतलब दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल करंट तो I1 + I2 हो जाएगा, और वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम A to B। लेकिन हम करंट निकालेंगे कैसे, है ना। यहां क्या लिखा मैंने, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है टोटल चार्ज, उसी को करंट बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, हम यहाँ यही निकालने वाले हैं कि 1 सेकंड में जब ये बॉल फेंका जाता है तो 1 सेकंड में टोटल चार्ज कितना है, कितना टोटल चार्ज फेंका गया। तो टोटल चार्ज कितना फेंका गया अगर वो निकालते हैं, तो ध्यान से अगर देखें तो एक बॉल पे 2e चार्ज है, एक बॉल पे 2e चार्ज है, और 1 सेकंड में 5 बॉल फेंका गया। ध्यान से सुनिएगा, एक बॉल पे 2e चार्ज है और 1 सेकंड में 5 बॉल फेंका गया, तो 5 बॉल फेंका गया ना 1 सेकंड के अंदर, तो 5 बॉल पे कितने चार्ज होंगे, +10e चार्ज। 1 सेकंड में 5 बॉल फेंका गया तो 5 बॉल पे जो टोटल चार्ज होगा वही तो करंट होगा, है ना। तो क्योंकि एक बॉल पे कितने चार्ज हैं, एक बॉल पे +2e चार्ज, 2 बॉल पे +4e चार्ज, 3 बॉल पे +6e चार्ज, इस तरीके से होगा। तो 5 बॉल पे +10e चार्ज, 1 सेकंड के अंदर 5 बॉल फेंक देता है ये। और अगर 1 सेकंड के अंदर 5 बॉल फेंक देता है तो पांचों बॉल पे कितने टोटल चार्ज है वो गिन लो, वही तुम्हारा करंट है। क्योंकि 1 सेकंड में चार्ज की जो वैल्यू होती है उसी को करंट बोलते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, +10e। टोटल चार्ज कितना हुआ, +10e। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 10e, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने लगा दी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 1 सेकंड में 3 बॉल फेंक रहा है, तो 1 सेकंड में कितना टोटल चार्ज फ्लो किया ये निकाल लीजिए, क्योंकि बॉल पे कितना चार्ज है 3e, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को बताने के लिए। तो एक बॉल पे 3e चार्ज, तो 3 बॉल पर 9e चार्ज, तो आंसर क्या आया इसका, I2 बराबर 9e। तो टोटल करंट अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल करंट क्या बोलेंगे, I1 + I2 = 10e + 9e एंड दिस इज इक्वल टू 19e। और सॉल्व करना है तो कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आ जाएगा, ये एम्पियर में आंसर आएगा आपका, ये आपका जो भी आंसर आएगा वो एम्पियर में आंसर आ जाएगा, करंट की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। एक टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं, का बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपसे कि कोई भी हाइड्रोजन है, अब सोच के देखिए कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एटम है तो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं मतलब मूव करते हैं, और मूव करते हैं जब कभी भी करंट जब कभी भी चार्ज मूव करता है तो करंट आता है। तो इसका मतलब हर एटम के अंदर करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। तो उस टाइप के करंट पूछते हैं अक्सर एग्जाम में। तो क्वेश्चन बनाता हूं मैं कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज Q ले लेते हैं, अ चार्ज Q इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R। मैंने मान लिया कि एक हमारा सर्कल है R रेडियस का, कितने रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का, जिसमें एक चार्ज है +Q, वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मैंने +Q मान लिया, विच इज मूविंग विथ सम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड v। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करंट निकाल लो। करंट बराबर क्या करेंगे, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज तो ठीक है, चार्ज तो दिया हुआ है, टाइम क्या है, यहां पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम क्या ले।
तो कौन सा टाइम लेते हैं, जितने टाइम में देखो ध्यान से, देखो ना कि यहां से करंट पास करेगा तो दोबारा कब आएगा, मतलब एक टाइम यहां पे एवरेज करंट निकालेंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर देखो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कितने कितने टाइम बाद ये जो चार्ज है आपका या फिर इलेक्ट्रॉन है कितने कितने टाइम बाद पास करेगा, टाइम पीरियड के बराबर है ना, एक रिवॉल्यूशन के बराबर, फिर पास करेगा एक रिवॉल्यूशन के बराबर। तो ध्यान से देखें, जब ये इस पॉइंट को पास कर रहा होगा उस समय करंट तो होगा, लेकिन जब पार करके निकल चुका होगा उस समय जीरो हो गया होगा। तो वेरिएबल करंट है ना, इसीलिए यहां पे एवरेज करंट निकालते हैं। और जब एवरेज करंट निकालेंगे तो ध्यान दें, एवरेज करंट जब निकालेंगे तो कौन सा टाइम लेंगे, टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, इस सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में तो एक ही चार्ज फ्लो करेगा, और अगर एक ही चार्ज फ्लो करता है तो करंट आई बराबर चार्ज अपॉन कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड कैपिटल टी। लेकिन ये टाइम पीरियड मुझे पता नहीं है, अगर पता होता तो यही हमारा फॉर्मूला है, आंसर खट से आ जाता। लेकिन टाइम मुझे नहीं पता है, मुझे v के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज q टाइम बराबर टाइम, टोटल टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ पूरा डिस्टेंस कितना होगा एक रिवॉल्यूशन का, 2 पाई r, और कितने स्पीड से मूव कर रहा है v, तो इसका आंसर कितना हो गया, qv बाई 2 पाई r। दिस इज योर आंसर, qv अपॉन 2 पाई r, qv अपॉन 2 पाई r। कभी कभी ऐसे बोल देगा कि अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी f है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आंसर निकालो। अरे भाई अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आंसर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, आप तो जानते हैं ये बात, कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान दें q ओमेगा अपॉन में 2 पाई इज द आंसर, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछ रहा है तो। अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछे तो ओमेगा बराबर 2 पाई f डाल दीजिए, या लिखा हुआ है आपका यहाँ टाइम पीरियड बराबर 1 बाई एफ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी q इंटू में f। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में पूछे तो v बराबर क्या रख दें, r इंटू ओमेगा, v की वैल्यू क्या रख देंगे, कैपिटल R इंटू में ओमेगा। अगर v की वैल्यू कैपिटल R इंटू में ओमेगा रख देंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर आपसे आंसर पूछे तो आप क्या लिखेंगे, I बराबर Q कैपिटल R इंटू में ओमेगा डैश ले लेते हैं अपॉन में 2 पाई R। ध्यान से देखिए R कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, Q ओमेगा डैश अपॉन में 2 पाई। कुछ देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, मैंने कई सवाल बना दिए, कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी आपको देकर अगर चार्ज दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, Q इंटू एफ करके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं Q ओमेगा बाई 2 पाई। अगर आपको टाइम पीरियड डायरेक्ट दे दिया जाए तो टाइम पीरियड डायरेक्ट रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पीड के फॉर्म में दे दिया जाए तो स्पीड के फॉर्म में भी आपको निकालने आना चाहिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी दे दे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना सर्कल में, अगर रोटेट कर रहा है सर्कल में तो हम क्या बोलेंगे, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रिवॉल्व, हाँ अगर ये चल रहा है सेंटर के अबाउट ऐसे से मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हम एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहा है तो एंगुलर स्पीड ओमेगा के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान से अगर आप देखें तो ये और ये एक ही आपको दिख रहा होगा ना, तो ये और ये एक ही दिख रहा होगा। इसका कारण ये है कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, इसलिए आपको सेम दिख गया। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात है, किसमें, सर्कुलर मोशन में। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, वेव में थोड़ी हो जाएगा भाई, ओ वेव में थोड़ी हो जाएगा। अगर वेव में चलता है कोई वेव चलता है तो वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ वो जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात हो जाती है ना, वो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। समझ रहे बात को, दोनों का मतलब अलग है। खैर फार्मूला
फॉर्मूले में आंसर सेम आ जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये था हमारा करंट की बात। कुछ बातें हम अब और करेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट की बातें तो पूरी खत्म हो चुकी है ना। तो अब हमारे अगले लेक्चर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन पैरामीटर्स की बात करेंगे, जो भी होगा, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।